टॉपिक स्टार्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके अंदर आएंगे कोलिजन, एक्सप्लोजन, फायरिंग के कुछ एग्जांपल्स और एट लास्ट सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास का एग्जांपल जो कि होगा रॉकेट का। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर ये पढ़ा कि अगर बॉडी पे किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब अगर ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बॉडी पे 0 हो जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। अगर बॉडी का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ रहा है तो मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। और ऐसा तब होगा जब बॉडी पे किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, केवल क्या लग रहा हो? इंटरनल फोर्स। तो कंजर्वेशन के अंदर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ये जो मोमेंटम कंजर्व होगा वो एक साथ दो चीजों के अंदर होगा, मोमेंटम अपने मैग्नीट्यूड के अंदर और डायरेक्शन के अंदर। किसी भी तरह के कोलिजन, एक्सप्लोजन या फायरिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर COLM का तो रूल लगता ही लगता है। मोमेंटम का कंजर्वेशन एक साथ कितनी जगहों में? 2 जगहों में, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉम्ब के अंदर एक्सप्लोजन हुआ, 2 पीसेस के अंदर बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, दोनों पीसेस फ्लाई ऑफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। एक पीस का मास है m1, उसकी वेलोसिटी है u1, दूसरे पीस का मास है m2, उसकी वेलोसिटी है u2। इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? 0, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी? फाइनल मोमेंटम की। अब फाइनल मोमेंटम में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं तो फाइनल मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2। इसकी वैल्यू को इनिशियल के इक्वल कर दो जो कि 0 है। तो इस हिसाब से आंसर जो आएगा वो आएगा m1u1 इज इक्वल टू माइनस का m2u2। m1u1 इज इक्वल टू माइनस का m2u2। इससे ये भी समझ में आ गया कि जो मास जा रहा है वो इनवर्स जा रहा है वेलोसिटी के, यानी कि जिस पीस का मास हैवी होगा उस पीस की वेलोसिटी कम हो जाएगी और जिस पीस का मास ज्यादा होगा उस पीस की वेलोसिटी कम होगी। मास ज्यादा वेलोसिटी कम, मास कम वेलोसिटी ज्यादा, दैट इज m इनवर्स ऑफ u। अगर बॉम्ब 3 पीसेस के अंदर एक्सप्लोड करता है और 2 पीसेस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो तीसरा पीस जो जाएगा वो पहले और दूसरे पीस के जो रिजल्टेंट है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि मोमेंटम को कंजर्व रखे। तो जो हमारे पास 3 पीसेस हैं उनमें से एक पीस पहले और दूसरे के रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो पहले पीस का मोमेंटम है P1, दूसरे का P2 जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो तीसरे पीस का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होना चाहिए वो पहले और दूसरे पीस के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि P3 की वैल्यू होगी अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन के अंदर हमको P3 निकालना हो, m1u1 m2u2 की वैल्यू गिवन हो, तो P3 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में m1u1 का होल स्क्वायर प्लस m2u2 का होल स्क्वायर। अब P3 की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया m3u3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा दिया। तो अब हमको क्वेश्चन के अंदर अगर m3u3 में से कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करके आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक बलून जिसका मास है कैपिटल M, उससे एक रस्सी लटक रही है और रस्सी के ऊपर मंकी जो है वो क्लाइंब कर रहा है। मंकी का मास है स्मॉल m, क्लाइंब करने की वेलोसिटी है स्मॉल u। तो जैसे ही ये मंकी रस्सी के ऊपर क्लाइंब करेगा तो मंकी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो जब ऊपर जाएगा तो रस्सी को नीचे खींचेगा। रस्सी से बलून बन रहा है तो बलून और रस्सी दोनों मिला के नीचे आ जाएगी तो मंकी भी तो नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक ही वेलोसिटी से नीचे आएगा। इस तरह की वेलोसिटी कहलाएगी कॉमन वेलोसिटी। और इस कॉमन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो यहाँ पे मेथड लगाना है उस बात को समझो। सबसे पहले निकालो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, जिसमें कि केवल और केवल मंकी मूव कर रहा होगा, बलून तो रेस्ट पे था। तो इनिशियल मोमेंटम जो हो गया वो हो गया m इंटू यू, यानी कि मास ऑफ द मंकी इंटू वेलोसिटी ऑफ द मंकी। उसके बाद फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो फाइनल मोमेंटम के अंदर मंकी और बलून दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे एक ही वेलोसिटी से। तो फाइनल मोमेंटम हो गया हमारे पास m प्लस m इंटू वी। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉमन वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी mu अपॉन m प्लस m। ये आ गया निकल करके हमारे पास कॉमन वेलोसिटी। द इक्वेशन इज ऑफ कॉमन velocity. It is highly important formula for the calculation of the common velocity. दूसरा एग्जांपल है बोट और मैन।
बोट बैंक की तरफ जा रही है और एक आदमी बोट को क्रॉस करके बैंक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सडनली आदमी ने अपना एक लेग बाहर निकाला, मैन का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसकी वेलोसिटी यू, स्मॉल यू। जैसी मैन आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो दूसरे पैर से बोट को पीछे की तरफ धक्का देगा। अब आदमी खड़ा तो बोट पे ही है, तो जैसे ही आदमी बोट को धक्का देगा पीछे की तरफ, तो आदमी और बोट दोनों एक साथ ही पीछे आ जाएंगे एक ही वेलोसिटी से। इस तरह की वेलोसिटी कहलाएगी कॉमन वेलोसिटी। और यहाँ पर भी कॉमन वेलोसिटी निकालने का वही फॉर्मूला होगा जो कि बलून वाले केस में हमने निकाला। तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लगेगा, एम यू अपॉन एम प्लस एम। तो बलून वाला केस हो या बोट वाला केस हो, दोनों केसेस के अंदर कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम रहता है। सिमिलरली अगर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जाते हैं, तो स्टिक करने पर जो फाइनल पीस बनेगा उसका मास तो दोनों के मास को ऐड करके ही आएगा, यानी m1 प्लस m2। लेकिन दोनों के मूव करने की जो वेलोसिटी होगी वो अब कॉमन हो जाएगी। उस वेलोसिटी को नाम देंगे फिर से कॉमन वेलोसिटी। अब ये कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का आपकी बार जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पीसेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं m1 और m2 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? m1u1 माइनस m2u2। अब अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल मोमेंटम के अंदर दोनों का मास आपने लेके ऐड कर दिया m1 प्लस m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी। यहां से आप कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो कॉमन वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया m1u1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। हाईली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉमन वेलोसिटी इन केस ऑफ कोलिजन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये आ गया आपके पास कॉमन वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। उसके बाद एक क्वेश्चन इस कैटेगरी का जरूर पूछा जाता है जिसमें कि कोई बुलेट एम मास की यू वेलोसिटी चल रही थी और सडनली ये बुलेट किसी सैंडबैग में जाकर के कोलाइड कर जाए। तो जैसे ये बुलेट सैंडबैग में जाकर के लगेगी तो बुलेट और बैग दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे। मान लो कि जो बैग है और बुलेट है वो दोनों एक साथ मूव कर गए थीटा एंगल पर, एच हाइट तक बैग पहुंच गया, उसके बाद बुलेट जो है वो बैग में से बाहर निकल गई। ऐसी सिचुएशन के अंदर बैग कितनी हाइट तक राइज कर जाएगा क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाता है। तो वो हाइट कैसे कैलकुलेट होगा? तो उस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात आप ये समझो कि सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। सिस्टम के इस इनिशियल मोमेंटम को निकालने के लिए केवल और केवल बुलेट को कंसीडर करा जाएगा क्योंकि बैग तो रेस्ट पर है। तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा? एम यू के इक्वल। एम क्या है? मास ऑफ द बुलेट, और यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? तो फाइनल मोमेंटम के अंदर बुलेट और बैग दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं क्योंकि बुलेट जाकर बैग में लगी है। तो बैग और बुलेट का मास मिला दिया, वो हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू इनके मूव करने की वेलोसिटी हो गई कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही आया एम यू अपॉन एम प्लस एम। तो ये बात तो बहुत कॉमन है क्योंकि इतना तो हम पहले ही कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। नई बात क्या है यहाँ पर? तो नई बात ये है कि हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए अब यहाँ पर एक फंडा लगा दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसका अल्टीमेट मतलब होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बुलेट बैग में जाके लगेगा तो बैग एच हाइट पे राइज करेगा, तो हाइट राइज करने से क्या बढ़ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी का। तो ये लॉस कैसे निकालोगे? तो लॉस निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ बुलेट और बैग का मिला करके। तो हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए लगा दो एम प्लस एम इंटू जी एच। तो एम प्लस एम से एम प्लस एम तुम्हारा कट जाएगा, तो यहां से तुम्हारे पास हाइट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो हाइट के लिए फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये जो हाइट के लिए फॉर्मूला आया है वी स्क्वायर अपॉन 2g, इसमें v क्या है? कॉमन वेलोसिटी। अब इस कॉमन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने निकाला है एम यू अपॉन एम प्लस एम, अगर उसको उठा करके हम इस फॉर्मूले में सेट कर दें और सब्स्टिट्यूट करके h के लिए आंसर निकालें, तो हमारे लिए h का जो आंसर निकल करके आता है वो आता है निकल करके एम यू स्क्वायर अपॉन 2g एम प्लस एम अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? हाइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रॉकेट का, जो कि कंसीडर किया जाता है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर। हाईली इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, जिसमें कि ये रॉकेट एक साथ दो चीजों पर बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो रॉकेट बेसिकली है क्या? एक कंटेनर जिसमें भरा क्या है? फ्यूल। टाइम के साथ ये फ्यूल तो कम होता जाएगा, तो मास तो टाइम के साथ कम हो रहा है ना। तो ये सिचुएशन किसके अंदर आ गई? सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर। क्योंकि टाइम के साथ रॉकेट का जो फ्यूल है वो कम होता जाएगा, तो रॉकेट का जो मास है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये मास कम होता जाएगा वैसे वैसे रॉकेट एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इनवर्स होता है? मास के। एक्सेलरेशन इज इनवर्स ऑफ मास। तो जैसे जैसे टाइम के साथ ये मास कम होता जाएगा रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे ये गैसेस रॉकेट में से निकलेंगी तो रॉकेट को नीचे की तरफ एक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से
ऊपर की साइड इसे एक फोर्स मिलेगा, उस फोर्स को बोलेंगे अपथ्रस्ट, जो कि एक रिएक्शन का काम करेगा, और ये रिएक्शन बैलेंस करेगा रॉकेट के वेट को। वेट क्या हो गया, mg। तो ऊपर की तरफ फोर्स है अपथ्रस्ट, नीचे की तरफ है वेट, और रॉकेट कर रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट, जिसकी वजह से रॉकेट का जो एक्सेलरेशन होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे नेट फोर्स का। नेट फोर्स क्या हो गया, तो नेट फोर्स के लिए अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट करोगे, तो अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे रॉकेट का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया निकल करके अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट डिवाइड बाय मास ऑफ द रॉकेट। फॉर्मूला साफ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ ये जो नीचे वाला मास है ये कम होता जाएगा, तो रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन किसके इनवर्स गया, मास के। फिजिक्स में एक्सेलरेशन निकालने का मात्र एक ही फॉर्मूला है, और वो केवल है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब सवाल उठता है अपथ्रस्ट कैसे निकलेगा। तो अपथ्रस्ट के लिए जो तुमको फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला होगा u dm by dt। देखते हैं, तो अपथ्रस्ट के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो अपथ्रस्ट के लिए फॉर्मूला होता है u dm by dt। अब ये अपथ्रस्ट वो फोर्स है जो कि वेरिएबल मास की वजह से डेवलप हुआ, तो यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म जो लगाया हमने वो लगा दिया u dm by dt। इसमें dm by dt का मतलब होगा मास ऑफ द फ्यूल बर्न पर सेकेंड। एक सेकंड में फ्यूल का कितना मास बर्न कर रहा है, उसको यहाँ पुट करते ही अपथ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूले के अंदर सेट करिए, एक्सेलरेशन के लिए आंसर आ जाएगा।